हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, किसी कार्य में व्यस्त होंगे। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। सभी को हृदय की गहराइयों से नमन, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठुमक कर जय महाकाल। मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी में अपने 2 सेशन में मैंने फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट लेसन है और जो सेकंड लेसन है, उसको कंप्लीट करा दिया था। उसी से आधारित जो क्लास 3 मेरी स्टार्ट है। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। हमारी इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और ये क्लास जो है पूरी एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगी। और 2 वीडियोज़ में मैंने उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे, एमसीक्यू थे, वो सभी में बता दिया है। तो करते हैं स्टार्ट क्लास 3। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण, यह क्लास 6 की एनसीईआरटी का 3rd लेसन है। पदार्थों का पृथक्करण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो दैनिक जीवन है, इसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। आपने चाय बनते हुए देखी है ना। जब चाय बनती है और उसको जब छाना जाता है, छन्नी से छानते हैं और उसको अलग कर लेते हैं, ये आपने तो देखा ही है। दूध से दही करके मक्खन निकाला जाता है, ये भी आपने देखा है। ठीक है, अब ये है जैसे फसल कटाई के पश्चात अनाज के भूसे को अलग कर लेते हैं, मक्खन को पृथक करके दूध या दही का मंथन किया जाता है। आपने देखा, मैंने फिगर में आपको दिखाया भी है। रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया बोया खाया होगा। यदि आपने पाया होगा इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया गया है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करके सोचना भी असंभव है। इन सभी उदाहरणों को मैंने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन इन सभी उदाहरणों का कारण क्या है वो आज हम इस एनसीईआरटी फैक्ट पर जानेंगे। एक बूझो पहेली है। सहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती, क्यों हम इन ऐसे पदार्थों को अलग करें। ठीक है, ये बूझो एक सहेली है और वो इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती है। ठीक है, जैसे हस्तचयन की विधि से क्या देखते हैं। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े टुकड़ों, मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे से को पृथक करने के लिए किया जाता है। भूसे को पृथक करने के लिए हस्तचयन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनाज से पत्थर के टुकड़ों को यदि हम अलग कर लेते हैं तो ये विधि क्या उनसी हो गई, बताइए। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये आप फिगर देख रहे होंगे। ये एक क्या है, मैन है, और ये भूसे से भूसा है, उसको अनाज से पृथक कर रहे हैं। तो कौन सी विधि हो गई, ये हो गई हस्त विधि। पृथक्करण की विधियां, तो पृथक्करण विधियों में हम पदार्थों के पृथक्करण को कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करके कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन क्रियाकलाप में तो आपने किया होगा। जैसे अनाज के पत्तर को जो है टुकड़ों को हस्त करना, ये हो गई हस्त विधि, आपने फिगर में देख लिया। चलिए अब समझते हैं थ्रेशिंग क्या होती है। थ्रेशिंग क्या होती है, आपने खेतों में अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखे पौधे या गट्ठर देखे होंगे। और सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे को डंडी पर अन्नगण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर अन्न
अन्न खंडों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के कितने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सब कुछ पढ़ना नहीं है। जो मेन पॉइंट है, जो एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा फैक्ट है वो है कि बताइए थ्रेसिंग किसे कहते हैं। ये है इम्पोर्टेंट लाइन, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि वह थ्रेसिंग किसे कहते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर ये रहा कि सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं। सूखे पौधे हैं, उनके डंडियों से जो वो अलग हो गया, मतलब अन्न अलग हो गया और भूसा अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, ये थ्रेशिंग हो गई ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। भारी मात्रा में प्रयोग करने के लिए थ्रेशिंग का उपयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये थ्रेशिंग आप जब कटाई वगैरह होती है तो उसमें हम इसको फिगर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये फिगर है और इसमें एक जो मैन है वो थ्रेशिंग का कार्य कर रहा है। ये आप फिगर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। चलिए, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा। चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। सूखे के रेत एक लकड़ी के बुरादे सूखे पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और इस मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार के पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों के समान माप समान है। क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ही होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है, ये अंडरलाइन विधि है कि बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए निष्पावन किसे कहते हैं। निष्पावन किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार करने की विधि, पृथक करने की विधि मतलब अलग करने की विधि। जैसे भूसा से गेहूं को अलग करने की विधि। कोई मिश्रण है और मिश्रण में अवयवों को इस प्रकार पृथक कर दें कि वो विधि क्या हो जाएगी, निष्पावन कहलाती है। निष्पावन कैसे समझ सकते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों द्वारा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों की सहायता से करते हैं। ये निष्पावन का जो है, हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। फिगर ये है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये क्या है, ये निष्पावन है। हवा है, हवा की सहायता से भूसे को अलग कर लिया, ठीक है, और अन्न को अलग कर लिया, तो इस क्रिया कौन सी हो गई, तो क्रिया कौन सी हो गई, निष्पावन क्रिया हो गई। चलिए अब एनसीईआरटी के फैक्ट में आता है चालन। क्या आता है, चालन। चालन को समझाने से पहले हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक किसान है और इस विधि के द्वारा ये चालन कर रहा है। ठीक है, चालन कर रहा है। चालन करने से पहले आपने जो आटा जो होता है उसको छाना क्यों जाता है, क्योंकि उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर आ जाएं और जो शुद्ध पदार्थ है वो खाना बनाने के लिए उसका उपयोग किया करते हैं। बालू को छानते हैं, तो कौन सी विधि हो गई, ये विधि हो गई चालन विधि। चलिए एनसीईआरटी के फैक्ट में चालन क्या होता है इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो एनसीईआरटी क्या बताती है, चलिए देखते हैं। ये आप क्रिया करके देख सकते हैं चालन में। जैसे ये फिगर के माध्यम से आपने जो है आटा को अलग कर दिया, चोकर को अलग कर दिया, ये शुद्ध पदार्थ निकल आया, तो ये चालन की विधि हो गई। ठीक है, ये चालन की विधि हो गई। अब एनसीईआरटी के फैक्ट में जो इम्पोर्टेंट है
वो पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, अवसादन, निस्तारण और स्यंदन किसे कहते हैं। ठीक है, स्यंदन किसे कहते हैं। अवसादन किसे कहते हैं। एनसीईआरटी का फैक्ट में ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि बताइए अवसादन किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ये आपके सम्मुख ये रही। क्या होता है अवसादन, ये आपको समझाते हैं। मिश्रण में क्या होता है, इसको हम एनसीईआरटी पूछता भी है, तो ये है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाते हैं। उसमें जल मिला दिया, इसमें भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे कोई विलेय पदार्थ मतलब जल है, उसमें कोई चीज़ डाली और वो तली के नीचे नीचे बैठ गई तो क्या कहलाएगी, अवसादन। अवसादन का उदाहरण क्या है, इसको आप रेत के माध्यम से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का फैक्ट रहा। चलिए हम अवसादन को आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम अवसादन का है। ठीक है, ये आप काहे का डायग्राम है, अवसादन का। जैसे मिट्टी में जल का मिश्रण, ये आप एक क्या है, गिलास है और गिलास में जल है और उस मिश्रण है। जो मिश्रण है वो जो उस पदार्थ होता है वो तली में बैठ जाता है और जल ऊपर रहता है। अघुलित पदार्थ मिट्टी में, ये सभी उदाहरण है कहे के अवसादन के उदाहरण है। चलिए ये हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि अवसादन क्या होता है। अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे, जैसे फिल्टर के माध्यम से जल को शुद्ध किया जाता है, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के फैक्ट में जो हमारा नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये रहा यहाँ पर। ये है कि बताइए वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं जल को उसके वाष्प में जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इसके उदाहरण आपको समझाता हूँ। जैसे जल है, जल को 100 डिग्री उसको जो है हमने बॉयल किया और उसके बाद जो उसमें भाप बन के उड़ गया, वो क्या है, वो इस वाष्प है। और इस क्रिया को एक क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है वाष्पन की। ये आपको हम उदाहरण देते हैं कि आपके विचार से नमक कहाँ से आता है, समुद्र से। इसका राइट आंसर होगा। जल में अत्यधिक मात्रा भी खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े स्थलों या गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होगा और उसमें वेपोराइजेशन की क्रिया होगी, वाष्पन की क्रिया होगी और धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो वाष्प में बदलने लगता है। यानी जो जल है वो उड़ जाता है और क्या बचता है, नमक बचता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, वेपोराइजेशन की क्रिया हो जाती है, वाष्प बनकर उड़ जाता है जल तथा ठोस लवण नीचे बन जाता है, यानी अर्थात नमक का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। पदार्थों के पृथक्करण में ये देखिए मैंने आपको बताया कि समुद्र से जल को कैसे बनाया जाता है, या ये आपको फिगर के माध्यम से हम दिखाना भी चाहेंगे। ये फिगर है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जल को एकत्र किया जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, उसके बाद जो जल है वाष्प बनकर उड़ जाता है सूर्य, और उसके बाद जो शेष रह जाता है वो लवण प्राप्त होता है। और इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया, कौन सी ऐसी क्रिया है जो नमक
समुद्र से जल का निर्माण होता है, कौन सी क्रिया हो गई? वाष्पन की क्रिया हो गई। डायग्राम के माध्यम से आप ये समझ भी सकते हैं। चलिए, पदार्थों के पृथक्करण में नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसमें ये अंडरलाइन है, पदार्थों की एक से अधिक विधियों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, आप समझाना चाहूँगा। इसमें कुछ है कि आप अपने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, केवल एक विधि का नहीं। चलिए, अब समझेंगे वाष्पन तथा संघनन में क्या डेफिनेशंस होता है। वाष्पन ये और संघनन में क्या कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक केतली है, केतली के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? केतली के ऊपर एक उसके ऊपर ढक्कन उसको रखते हैं और उसके बाद जैसे वो वेपराइजेशन, तो वाष्पीकरण क्या हो गया? वाष्पीकरण वो हो गया, वो जल था वो वाष्प बनकर उड़ गया, वो हो गया वाष्पन। और जो बूंदें गिलास के माध्यम से उसमें टपक रही हैं, एक क्रिया हो गई संघनन। यानी संघनन की क्रिया क्या होती है? वर्षा का जल, पानी जैसे वर्षा, और उसके बाद स्वयं वो पानी फिर से दोबारा से पानी बरसा, तो वो क्या हो गई? संघनन की प्रक्रिया हो गई। जैसे इसमें हम एक धातु की प्लेट लेते हैं जिस पर कुछ बर्फ रखी है, ठीक है, और उस प्लेट की केतली को टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल के को भाप में बदल दीजिए। जब भाप जो है बर्फ में ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वे संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। यानी संघनन क्या हो गया? संघनन वो हो गया वाष्प में बदलकर जल में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाता है? वाष्प में परिवर्तित होकर जल में परिवर्तन की क्रिया संघनन कहलाती है। और जल को वाष्प जो जल है उसको जो वाष्प में उड़ गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वाष्पन की क्रिया। यही डेफिनेशन है संघनन और वाष्पन में। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट का एनसीईआरटी में है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, इसका अध्ययन हमने एनसीईआरटी के लेसन नंबर 2 में करा दिया है कि हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। सिखाया था आपको, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी के फैक्ट में हम समझाते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। जल में इसका अर्थ ये हुआ कि जल में अत्यधिक नमक नहीं घुल सकता। ये विलयन क्या हो गया? संतृप्त विलयन हो गया। एक संकेत है कि ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ, ठीक है, नमक में जल को घोलना। चलिए, नेक्स्ट एनसीईआरटी के फैक्ट में बताइए, क्या जल में घुलने वाला पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या, नमक और चीनी से आप क्या प्रयोग करके देखते हैं। चलिए, आज के टैग वर्ड और आज हमने क्या क्या पढ़ा इनको समझते हैं। तो आज की इस क्रिया में हमने पढ़ा मंथन को समझा। उसके बाद क्या क्या समझा है वो आपको समझाते हैं। मंथन पढ़ चुके हैं, रिवीजन और संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, ये सभी। टैग वर्ड में क्या पढ़ा? संतृप्त विलयन, अवसादन समझाया, चालन आपको समझाया, विलयन, थ्रेशिंग और निष्पावन। इतनी चीज़ों को टैग वर्ड हैं और इतनी चीज़ों को मैंने आपको इस लेसन के माध्यम से समझाया है। और फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। क्लास 6 की एनसीईआरटी के 4 लेसन में आऊँगा लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। फिर मिलता हूँ कल की वीडियो में। धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। अपना
रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कैसी लगी वीडियो, और एक बार शेयर अवश्य करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कैसा रिस्पांस वीडियो की तरफ से मिल रहा है, यूट्यूबर की तरफ कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए आप वीडियो को देख कर में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। और आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।